हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, यानी जो एल्केन्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर उन्हें बना सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो एल्केन्स होते हैं उनमें उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर आप बोल सकते हैं उनका फिज़िकल स्टेट क्या है, सेल्यूबल है या नहीं वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ एल्केन्स. Alkanes contain only carbon-carbon and hydrogen-hydrogen bonds due to very small difference of electronegativity between carbon and hydrogen atoms. Therefore, alkanes possess a weak van der Waals force as the intermolecular forces. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक एल्केन होता है वो कंटेन क्या करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वो कंसिस्ट करता है। यानी उसमें कार्बन, हम जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो CH कंपाउंड्स होते हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, एक नहीं मतलब अब कार्बन की मात्रा हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकते हैं, उनका मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स, इसीलिए हम लोग उन्हें बोलते हैं। तो ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ये क्या होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है, यानी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है जो कि आप अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, यानी एक मॉलिक्यूल अगर है या एक एलिमेंट है उसकी कैपेसिटी कि वो दूसरे एलिमेंट को अट्रैक्ट कर सके, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ही सिमिलर होती है। तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होने के कारण जो एल्केन्स होता है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जेनरेट करते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है, वैन डर वाल्स फोर्स का मतलब ये होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट करेंगे, यानी जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा है, वो इससे हम लोग उस चीज़ से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगर इन एलिमेंट का अगर दोनों के बीच में ही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या फिर जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। काफ़ी ज़्यादा कम है मीन्स हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लेस है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में कम है, यानी क्या होगा, उनका स्टेट जो होगा या तो गैसेस होगा या तो लिक्विड होगा। क्योंकि हम जानते हैं जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं या सॉलिड स्टेट में कोई भी अगर मैटर है तो उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर वो फोर्स कम है यानी अट्रैक्शन कम है उनके बीच में, यानी स्पेस ज़्यादा होगा। स्पेस ज़्यादा होगा यानी वो क्या होंगे, या तो गैस होंगे या तो आपके लिक्विड्स होंगे, जो कि आपके थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि ड्यू टू द वीक इंटर पार्टिकल फोर्स, जो कि मैंने अभी बोला, जो आपके मिथेन इथेन या जो भी आपके एल्केन्स है उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच जो है फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जिसके चलते वो दोनों का जो स्पेस है उनके बीच का वो ज़्यादा होगा, वो लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि वीक इंटर पार्टिकल फोर्स होगा, किन में, एल्केन्स में, जिसके वजह से जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है, यानी कि जो फर्स्ट 4 मेंबर्स आपके कार्बन जो होते हैं फर्स्ट 4 मेंबर्स यानी कि मीथ, ईथ, प्रोप या ब्यूट, जो कि है आपका कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 जो होंगे वो क्या होंगे, आपके गैसेस फॉर्म में होंगे। और बाकी के जितने 13 हैं, नेक्स्ट 13 जो है यानी कि C5 से लेके C17 जो आपके कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, लिक्विड स्टेट्स में होंगे। क्लियर? while the higher members are waxy solids. जो सबसे आगे के जो आपके कार्बन एटम्स होंगे यानी कि जो पहले मेंबर्स होंगे यानी 1 से लेके 4 वो क्या होंगे, गैस होंगे। गैस क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है,
काफ़ी कम होने की वजह से वो गैशियस फॉर्म में है, उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है। फिर जो आपके नेक्स्ट 13 आपके होंगे यानी कि C5 से लेके C17 तक, वो लोग क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, यानी इनके बीच का जो वैन डर वाल्स फोर्स या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स अगर मैं कहूँ तो वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पहले वाले एलिमेंट्स के। और जो आपके हायर मेंबर्स यानी इससे आगे, यानी C17 से आगे, जैसे C18, C19, C20, C21, जो भी उसके ऊपर जितने भी है वो वैक्सी सॉलिड्स होंगे, यानी वो सॉलिड्स नहीं होंगे, वो वैक्सी सॉलिड। जैसे आपने देखा होगा कि मोम जो होता है, जो वैक्स होता है, वो किस तरह का होता है, वो पूरा भी हार्ड सॉलिड नहीं होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। वैक्सी सॉलिड जिसको हम लोग कहते हैं, वो वैक्सी सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो ये आपका फिजिकल स्टेट है। आपको याद रखना है कि जो C1 से लेके C4 तक जो है आपके जो आगे के हैं वो लोग क्या है, गैस है। C5 से लेके C17 जो है वो लोग लिक्विड्स है, और हायर जो है वैक्सी सॉलिड्स। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द एल्केन्स। नेक्स्ट द फिजिकल स्टेट, द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज, द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो आपके एल्केन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, किनके बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दिस पॉइंट सेज एल्केन्स जनरली हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, यूजुअली कम होगा ही, क्योंकि हमने जैसे बात किया कि फिजिकल स्टेट उनका हमने जैसे डिस्कस किया कि वो जो होते हैं बहुत ही इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है, गैस या लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं। इससे हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो लोग क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उनका काफ़ी ज़्यादा लो होगा, यानी वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे। The second point says the boiling point in an alkenes increase regularly with the increase in the number of carbon atoms। यानी जो n alkanes मीन, जैसे कि हम जानते हैं n मीथेन, n इथेन जो आपका होता है ना, जितने भी आपके मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट जो होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी आपका चेन चलता है वो क्या होगा, इंक्रीज रेगुलर। उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। किस स्पेस में इंक्रीज होगा, अगर उसके कार्बन एटम्स जो है वो अगर इंक्रीज होंगे तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी आपके अगर मीथेन में CH4 में कार्बन एटम 1 है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा। और आपका C2H5 है, C2H6 जो है उसमें क्या, कार्बन का मात्रा ज़्यादा है, यानी कार्बन जो है क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मोर होगा एज कंपेयर टू आपका मीथेन से। यानी जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी उसके साथ ही इंक्रीज हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। तो ये जो है आपको समझना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा। किनका, अगर मॉलिक्यूलर उनका मास अगर कम है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर। तो ये चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। इंटर पार्टिकल फोर्स यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है, यानी जैसे पहले केस में फिजिकल स्टेट में भी इंटर पार्टिकल फोर्स था, वैन डर वाल्स फोर्स था, यहाँ पे भी इंटर पार्टिकल फोर्स से ही हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। So the fourth point says with the increase in the number of carbon atoms the molecular mass also and also the molecular size increases। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही कार्बन एटम की मात्रा बढ़ी, मतलब अगर एक आपका एक कंपाउंड है मीथेन जो है CH4 और C2H6 जो आपका इथेन है, इसमें कार्बन एटम्स कम है, इसमें कार्बन एटम ज़्यादा है। कार्बन एटम कम है मीन्स इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है मीन्स मॉलिक्यूलर साइज भी कम होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है यानी कि मॉलिक्यूलर साइज इसका ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास का बढ़ना मीन्स मॉलिक्यूलर साइज का बढ़ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, जैसे ही मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा वैसे ही जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास यानी कि उसका साइज जो है मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स यानी कि जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स जो है, इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होने के वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यानी जो अगर दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है
तो इसे बॉयल करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स है तो वो जल्दी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए अगर उनका साइज बढ़ा वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, और वैन डर वाल फोर्स बढ़ा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका उसके साथ ही इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बोलते हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो एलिमेंट्स, यानी कि जो नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे या नीचे के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे स्टार्टिंग के, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जैसे वो बढ़ता रहेगा कार्बन एटम की मात्रा, वैसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी साथ में ही इंक्रीज होगी। ये था हमारा सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। जो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स डू नॉट शो अ वेरी स्मूथ ग्रेडिएशन विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, जैसे ही कार्बन एटम्स की मात्रा बढ़ रही थी, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूलर मास उनका बढ़ रहा था, वैसे ही जो था बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, इतना स्मूथ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा वो आपका सेकेंड पॉइंट उसी चीज को एक्सप्लेन करेगा। The increase in melting point is relatively more in moving from an alkane having odd number of carbon atoms to the higher alkanes। यहाँ पे बोल रहा है अगर आपके ये दो तरीके से डिवाइड है, कुछ एल्केन्स जिनके ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और कुछ है आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यानी यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने कैसे आपके हैं, किस क्वांटिटी में है, आपके ऑड नंबर्स में है। और एक अगर ले लेंगे केस तो कार्बन एटम्स यहाँ पे इवन नंबर में है, यानी कि आप सोच सकते हैं जैसे CH3 है, ये यहाँ पे C2H6 हो जाएगा। इवन नंबर में कार्बन एटम है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 है, ऑड नंबर्स में है। तो जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा ये इवन और ऑड के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे बोल रहे थे इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटिवली मोर। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा करके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। किस केस में? अगर कार्बन एटम अगर ऑड नंबर में है, यानी ऑड जैसे कि आपका 1 कार्बन एटम से लेके 3 कार्बन एटम, फिर 5 कार्बन एटम, ये ऑड चलेगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर C 5 हो जाएगा। इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आपके ऑन द अदर हैंड इट इज रिलेटिवली लेस इन मूविंग फ्रॉम एन एल्केन विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू द हायर एल्केन। यहाँ पे C2H6 था, यानी C4, C6, C8, अगर यहाँ इस तरह से बढ़ रहा है, ऑर्डर इवन में बढ़ रहा है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम आपका बढ़ेगा लेकिन कम अमाउंट में बढ़ेगा। ऑड में आपका क्या होगा, वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेगा। तो ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, यानी एल्केन्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस तरह से ग्रेडिएशन दिखाता है, किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है। आपके एलिमेंट्स अगर जो होंगे, जो आप कार्बन एटम्स होंगे, वो अगर ऑड के नंबर्स में होंगे, यानी ऑड नंबर्स के अगर आपके कार्बन एटम्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेगा एक कार्बन से दूसरे कार्बन कंपाउंड में। और आपका अगर इवन नंबर में कार्बन एटम्स है तो उनके बीच में जो भी मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्रेडिएशन है, मेल्टिंग पॉइंट जो बढ़ रहा है वो काफ़ी कम अमाउंट में बढ़ेगा। ये था हमारा थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका सेल्यूबिलिटी। सेल्यूबिलिटी है हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। सेल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेल्यूबिलिटी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड, यानी अगर एक एलिमेंट है उसकी सेल्यूबिलिटी क्या है, वो उसमें अगर किसी कंपाउंड में वो कितना ज़्यादा सेल्यूबल है या फिर डिसॉल्व हो सकता है। हमने ये ऑलरेडी क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा कि जो सेल्यूबिलिटी होती है, यानी जो हमारा एल्केन्स है वो कितने ज़्यादा सेल्यूबल है, उनकी सेल्यूबिलिटी किस तरह की है, ये हम लोग इस पॉइंट में जानेंगे। तो बोल रहे हैं द हाइड्रोकार्बन्स आर इनसेल्यूबल इन पोलार सॉल्वेंट्स। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो पोलार सॉल्वेंट में इनसेल्यूबल होते हैं। पोलार सॉल्वेंट्स कौन है? वाटर है, वाटर एक पोलार सॉल्वेंट है। पोलार सॉल्वेंट में जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो इनसेल्यूबल होंगे, यानी कि वो सेल्यूबल नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? बिकॉज दे आर प्रीडोमिनेटली नॉन पोलार इन नेचर। क्योंकि ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो खुद नॉन पोलार होते हैं, इसीलिए वो पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो किस में डिसॉल्व होते हैं? वो नॉन पोलार सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी कि जो आपका C4 हो जाएगा,
ये इन कंपाउंड्स में ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपके जो नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अब आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होंगे। ये ऑलरेडी आपके दूसरे चैप्टर्स में दिया है, बट मैं एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच जो वो जो एलिमेंट से बना हुआ होता है, जैसे कि आप अगर एग्जांपल ले ले, वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर बना है किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग है, यानी ये दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, जिसके वजह से वो एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होके रहता है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, मीन्स अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, अपोजिटली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है। उनके बीच का जो वैंडरवल फोर्स या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स है वो कम होता है एज कंपेयर टू आपके पोलर सॉल्वेंट्स के। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। जैसे कि हमारे एल्केन्स होते हैं वो क्या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, जिसके वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वैंडरवल फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वो ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। The third point says the liquid hydrocarbons themselves are good solvents for other non-polar organic molecules। तो जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये तो हो गए इनकी सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट में बताया कि ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स है वो खुद अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं। किनके लिए, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। या फिर अगर कोई मैं बोलूँ कि नॉन पोलर अगर कोई सब्सटेंस है, नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो वो क्या होगा, आपके लिक्विड हाइड्रोकार्बन में आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं। ये हम हो गया हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो द फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। जो पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी, यानी कि आपका डेंसिटी मतलब क्या होता है, हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो ये जो डेंसिटी है वो एल्केन्स का क्या है, द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो डेंसिटी होता है एल्केन का वो इंक्रीज होता है इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास से। यानी कि अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2, यानी कि अगर मैं बोलूँ कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ये कुछ आपके कार्बन कंपाउंड्स है। यहाँ पे आप H जो है जो भी उसका होगा वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। अगर इस तरह से है तो ये इंक्रीज होगा इस मैनर में, यानी अगर कार्बन एटम कम है और यहाँ पे कार्बन एटम्स जो है वो ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा है, तो ये इस तरह से इंक्रीज होगा, यानी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, और दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ज़्यादा कार्बन एटम्स है यानी कि ज़्यादा डेंसिटी है उसकी, यानी इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होगी, डेंसिटी इज लेस, इसकी डेंसिटी कम होगी और ये वाले की डेंसिटी जो होगी ज़्यादा होगी, डेंसिटी इज मोर। इन सब में इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हायर है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा लोअर है। इस तरह से ये यहाँ से बढ़ रहा है, डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, बट बिकम कांस्टेंट एट अबाउट 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये जो बढ़ रही है ये एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगी। कब कांस्टेंट होगी, जब इनकी डेंसिटी आपकी बढ़ के इतना तक हो जाएगा, मतलब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी जब डेंसिटी इसकी हो जाएगी तब ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये और ज़्यादा फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? दिस मीन्स दैट ऑल द एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। ये जो डेंसिटी है वाटर से कम है इनकी डेंसिटी, एल्केन्स जो है वाटर से ज़्यादा लाइटर होते हैं, यानी अगर हम इसे वाटर में डालेंगे, पोर करेंगे, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ना ही नीचे जाएगा, ये क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, क्योंकि इनका जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, यानी ये उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगा जस्ट बिकॉज इट इज़ लाइटर देन
वाटर। तो ये है इसकी डेंसिटी यानी एल्केन्स की डेंसिटी। तो ये थे हमारे 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो द नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। आगे का जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे एल्केन्स की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर डाउट्स है कमेंट पे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।